अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की कि मार्टिन एंड कंपनी का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे विद द मेथड ऑफ डायरेक्ट, जो डायरेक्ट मेथड है उससे। लेट्स डिस्कस कि उसमें क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको एसेट नज़र आ रहे हैं जिसमें 2004 एंड 2005 की वैल्यूज गिवन है। 2004 दिसंबर में बात हो रही है कैश की। सबसे पहले तो कैश का बैलेंस है 60,000 और 2005 में बैलेंस है 70,370। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो सारी ट्रांजैक्शंस जो हो रही होंगी, जो भी डिफरेंस आ रहे होंगे वो करेंगे। एंड में जो हमारा आंसर आएगा, एंड में जो कैश का बैलेंस आएगा वो चाहिए 70,370। अगर ये वाला अमाउंट आ रहा है तो दैट्स मीन हमने सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही पोस्ट की है। डन। तो कैश के बाद बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स की। नेट अकाउंट रिसीवेबल्स आपके पास आ रहे हैं 2004 पे 27,000 और 2005 पे 35,000। देन आपके पास इन्वेंट्री का अमाउंट आ रहा है 2,30,000 एंड इन 2004 एंड 2005 2 lakhs आ रहा है। देन बात करते हैं ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ की। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ 2004 में कुछ भी नहीं है, 2005 में आपके पास आ रही है 25,000। देन आपके बात हो रही है इक्विपमेंट की। जो नेट इक्विपमेंट है हमारे वो 5 lakhs आपके पास 2004 में आ रहे हैं और 4,25,000 2005 में आ रहे हैं। जो डिफरेंस आ रहा है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। हम देख लेंगे आगे इसमें कैलकुलेशन किस तरह से की गई है। इसके बाद हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है आपके पास और 2005 में वो हो रही है 1,30,000। तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। तो देखेंगे इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। टोटल एसेट्स आ रहे हैं 2004 में 9,17,000 और 2005 में आ रहे 8,85,370। क्लियर। आपके पास यहाँ पे मार्टिन एंड कंपनी की कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन है जिसमें हमने सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू एसेट देखी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मार्टिन एंड कंपनी के कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स में लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ की। तो पहले लिस्ट डाउन है लायबिलिटीज़, उसके बाद बात हो रही है इक्विटी की। एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ बोथ आर इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे 2004 में देख रहे हैं कि अकाउंट पेएबल है 15,000 और 2005 में 12,000। तो 3,000 का डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, सैलरीज पेएबल की बात कर रहे हैं तो 2004 में 7,000 है और 2005 में 5,000 है। दैट्स मीन 2,000 का डिक्लाइन है। देन हम फर्दर बात करते हैं इंटरेस्ट पेएबल की। 11,950 में आप बात कर रहे हैं, ये आ रही है 2004 में और 2005 में बात हो रही है 7,350 में। इनकम टैक्स पेएबल 20,000। 2004 में आपके पास आ रहा है 20,000 और 2005 में बात आ रही है आपकी 17,000। नोट पेबल्स में आपके पास बात हो रही है बॉब बैंक्स के नोट पेबल्स की, जो आप पे कर रहे हैं 70,000 आपके पास बैलेंस आ रहा है 2004 में और 60,000 बैलेंस आ रहा है 2005 में। 10,000 का डिक्लाइन आ रहा है। फर्दर बॉन्ड्स पेबल की बात करूं तो आपके पास 2,50,000 2004 में है और 1,50,000 आपके पास 2005 में है। दैट्स मीन जो आपके पास डिक्रीज हो रहा है वो 1 लाख रुपीज़ से हो रहा है। दैट्स मीन आपके पास बॉन्ड पेबल का अमाउंट कम हो रहा है। दैट्स मीन पेमेंट हो रही है। क्लियर। देन फर्दर बात करते हैं प्रीमियम ऑन बॉन्ड पेबल। तो प्रीमियम ऑन बॉन्ड पेबल बात आ रही है 5,000 आपके पास आ रहे हैं 2004 में और 4,000 आ रहे हैं आपके पास 2005 में। क्लियर। आगे बात, ये तो हो गई सारी बात आपकी लायबिलिटी से रिलेटेड। अब आगे हम बात करते हैं इक्विटी से। इक्विटी में बात हो रही है कॉमन स्टॉक की। सबसे पहले 4,50,000 कॉमन स्टॉक का बैलेंस आ रहा है 2004 में और 2005 में 5 lakhs का आ रहा है। दैट्स मीन 50,000 का इंक्रीज आ रहा है। क्लियर। मतलब बिजनेस में पैसे आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कॉमन स्टॉक इक्विटी इंक्रीज हो गई। देन हम बात कर रहे हैं रिटेन अर्निंग की। तो 88,050 रुपीज़ आ रहा है 2004 में और 1,30,000 आ रहा है 1,30,020 रुपीज़ आ रहा है 2005 में। तो रिटेन अर्निंग में इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। एग्रीड, इंक्रीमेंट यही शो कर रहा है।
तो यहाँ पे जो टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल इक्विटी का बैलेंस आ गया। आई होप सो यहाँ पे क्लास आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्या क्या गिवन है और क्या क्या चेंजेस आ रही है, कितनी चेंजेस आ रही है। क्लियर। फर्दर आगे बात करते हैं। यहाँ पे मार्टिन एंड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट अमाउंट्स गिवन है, जो जो इनकी इनकम स्टेटमेंट की आपके पास आ रही है। सेल्स रेवेन्यूज आ रहे हैं 8 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख 60,000, depreciation expenses 5,000, interest expense 28,050, income tax expenses 27,980, salary expense 80,000, other expenses 71,000, amortization of bond premium जो आपके पास amortization आ रही है वो 1,000 आ रही है, क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है बॉन्ड प्रीमियम का वो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है जो कि एक्सपेंस आउट हो रहा है। गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, कोई आप इक्विपमेंट सोल्ड आउट कर रहे हैं उसके ऊपर गेन आपके पास आ रहा है 3,000 का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आ रहा है आपके पास 30,000 का। देन इक्विटी इन इन्वेस्टी इनकम, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने जहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपके पास 40,000 का अमाउंट आ रहा है। अब इन सब में से हम अपने सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है नेट इनकम आ रहा है 41,970। है। ये तो हो गया आपके पास इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 ऑफ मार्टिन एंड कंपनी। अभी तक सिर्फ आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, आपके पास एसेट्स, आपके पास लायबिलिटीज एंड इक्विटी, देन आपके पास इनकम स्टेटमेंट। अब आगे हम बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है और इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज वर परचेज ड्यूरिंग 2005 एट कॉस्ट ₹25,000। जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आप परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग 2005 वो आ रही है आपकी 25,000 पे। देन इक्विपमेंट विद बुक वैल्यू 40,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 43,000। यहाँ पे ये बात क्लियर है कि कोई इक्विपमेंट है आपका वो आप सोल्ड आउट कर रहे हैं, उसकी बुक वैल्यू 40,000 है और आपने सोल्ड आउट किया 43 में। दैट्स मीन 3,000 का जो गेन आ रहा है वही गेन आपके पास शो हो रहा है आपके इनकम एक्सपेंस, आपके पास गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 3,000। गेट इट। देन आगे यहाँ पे बात हो रही है इक्विपमेंट विद बुक वैल्यू 30,000 was destroyed during a freak flood in 2005. There was no insurance. इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं थी। इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू 30,000, एक ऐसा इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट आपके पास बुक वैल्यू आ रही है 30,000, वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू फ्लड, और उसकी हमने कोई हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम आगे देख लेंगे। फर्दर बात हो रही है मार्टिन owns 25% of common stock of another company and uses the equity method to account for the investment। 25% उसने अपने कॉमन स्टॉक जो है वो किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। डन। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं। मार्टिन टैक्स रेट 40% है इनका। नोट पेबल टू द बैंक कैरी 12% रेट, द पेमेंट आर ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। नोट पेबल है वो, उसमें आपका 12% इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हो और वो इंटरेस्ट आप डे फर्स्ट पे पे करते हो एवरी मंथ। क्लियर। अब बात आ रही है बॉन्ड पेबल कैरी अ 9% रेट। जो बॉन्ड पेबल में बात हो रही है वो 9% पे आप ले रहे हैं। इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली ऑन जुलाई 1 एंड जनवरी 1। यहाँ पे बॉन्ड पेबल में जो बात आ रही है, क्योंकि दो बातें हो रही है, एक नोट पेबल है एक बॉन्ड पेबल है। जो बॉन्ड पेबल है उसमें 9% इंटरेस्ट रेट है और वो आप सेमी एनुअली पे कर रहे हैं। देन बात कर रहे हैं सोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग 2005 50,000, आप 50,000 का स्टॉक सोल्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। देन रिसीव 10,000 डिविडेंड्स फ्रॉम इट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की है वहां से हमें 10,000 रिसीव हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एग्रीड। अब यहाँ से सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कुछ अमाउंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जब वो अमाउंट्स कैलकुलेट कर देंगे देन हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जिसमें है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट मेथड हम परफॉर्म कर लेंगे, बट बिफोर दैट हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, कुछ वैल्यूज को निकालना होगा जिस तरीके से हमने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। एग्रीड।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से कैश कितना रिसीव, सेल्स रेवेन्यू 8 लाख आ गया, क्वेश्चन में गिवन है सेल्स रेवेन्यू 8 लाख। अब यहाँ पे लेस इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स जो भी आ रहा है, तो इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, जब अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे रेवेन्यू से लेस करते हैं। तो 8000 से इंक्रीज हो रहे हैं जो कि हम रेवेन्यू से लेस करेंगे, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा 7,92,000। क्लियर। इसमें हमने पार्शली एग्जांपल भी देख ली थी कि एग्जांपल में क्या डिफरेंस आ रहा था, और वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना आ रहा है 7,92,000। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कैश पेड टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को कैश हमने कितना पे किया, तो सैलरी एक्सपेंसेस हमने जो किया है ड्यूरिंग द ईयर वो 80,000 किया है, और डिक्रीज इन सैलरी पेबल आ रहा है 2,000। तो ये 2,000 हम जब डिक्रीज होता है तो ऐड कर देते हैं, और इसको ऐड करें तो 82,000 का अमाउंट आ रहा है कैश पेड टू एम्प्लॉयज 82,000।